नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से दिखाते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर से। अब कन्या पूजन के लिए एक आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम, इसमें पहले कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन से ही किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज ने इस बाबत निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसको लेकर आदेश जारी हो गया है। तो मध्य प्रदेश में कोई भी सरकारी आयोजन करना, अगर शुरुआत इसकी होगी तो कन्या पूजन से होगी। सरकारी कार्यक्रम के पहले कन्या पूजन जरूरी है। तो कन्या पूजन से सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद इस बाबत आदेश जारी हुआ है। ऊपर दे देना, ऊपर। तो एक अहम आदेश जारी किया है शासन की तरफ से। मुख्यमंत्री के निर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत जरूरी तौर पर कन्या पूजन से होगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 28 दिसंबर को शुरू हो रहे विधानसभा के शीत सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाने वाली है, जिसमें लव जिहाद को प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान होंगे। इस विधेयक को लेकर के मंत्री विश्वास सारंग ने भी प्रदेश सरकार को सुझाव दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो भी लव जिहाद को प्रोत्साहित करता है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। लव जिहाद में पूरा रैकेट काम करता है, उस रैकेट पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन धर्म गुरुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का विवाह करवाते हैं। कांग्रेस ने लव जिहाद पर बीजेपी के अंदर हो रही बहस और चर्चा पर कहा कि रोज नए सुझाव देने से बेहतर है सरकार इस मामले में कैबिनेट की बैठक करते हुए चर्चा कर ले। कि वो लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, उसको लेकर काम करते हैं, उन पूरे रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैंने बात रखी है। उसके साथ ही वो धर्मगुरु जो कि लव जिहाद के माध्यम से लड़के लड़कियों को वैवाहिक जीवन में जोड़ते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मंत्री विश्वास सारंग का सुझाव है कि पूरा रैकेट काम करता है लव जिहाद को प्रोत्साहित करने वाला, और इसमें अगर धर्मगुरु शामिल हैं जिन्होंने इस तरह की शादियां कराई हैं तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए। उन पर भी धाराओं के तहत, लव जिहाद के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पर कांग्रेस पार्टी का कटाक्ष है कि रोज रोज नए नए सुझाव बीजेपी के भीतर से, सरकार के भीतर से, मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से आ रहे हैं। तो क्यों ना कैबिनेट की मीटिंग करके सरकार पहले तय कर ले कि किन प्रावधानों को करना है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक और सुझाव पर एक बार फिर कांग्रेस का कटाक्ष सामने आया, बताएं इस बारे में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पुनीत और होना भी था, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार सियासत होती आई है और इसके कानून बनाने को लेकर कहीं ना कहीं श्रेय लेने की जो बात है वो भी राजनीतिक दलों में दिखी है। खासकर बीजेपी की बात करें या बीजेपी शासित प्रदेशों की बात करें तो लव जिहाद के बहाने कम से कम बीजेपी ये जताना चाहती है कि महिलाओं को, खासकर हिंदू महिलाओं को लेकर अधिकार दिलाने का काम बीजेपी की सरकार की ओर से किया जा रहा है। लिहाजा पिछली कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें कुछ संशोधनों की बात सामने निकल कर आई थी और उस संशोधनों को आगे बढ़ाते हुए कुछ सुझाव जो है वो प्रदेश सरकार के मंत्रियों की ओर से निकल कर आए हैं। विश्वास सारंग प्रदेश सरकार के मंत्री, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस कानून के अंतर्गत दायरे के में धर्मगुरुओं को लाना चाहिए। हालांकि सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें धर्मगुरुओं के अलावा जो मदद करने वाले परिवार के सदस्य हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो संस्थाएं हैं उनको दायरे में लाया गया था। धर्मगुरु को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा इस पूरे अधिनियम में जो सरकार के द्वारा तैयार किया गया था उसके अंतर्गत नहीं थी। लिहाजा इस बयान के बाद में एक बार फिर से सियासत गर्मा
समाप्त हुई नजर आई है, क्योंकि जो बात कैबिनेट के अंदर होनी चाहिए, जो बात सरकार के अंदर होनी चाहिए, कांग्रेस का ये आरोप है कि वो चौराहे पर बात की जा रही है और बयानबाजी के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कम से कम इस पूरे लव जिहाद कानून के जरिए की जा रही है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक की बात करें तो मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र में ये पूरा कानून लाया जाना है, उससे पहले कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी जाएगी। अब लगभग जब मसौदा तैयार हुआ है, कुछ संशोधनों की बात की जा रही थी, तो जो सुझाव निकल कर आए, माना जा रहा है कि बयानबाजी जिस तरीके से सामने निकल कर आई है प्रदेश सरकार के मंत्री या फिर आज जो विश्वास सारंग ने बात कही, उसके सामने ये जो सुझाव हैं इनको हो सकता है इस कानून में शामिल किया जाए और नया मसौदा जब भी पूरी तरीके से तैयार होगा, 26 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक में ये मसौदा रखा जाएगा और उसके बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस कानून को मंजूरी दी जाएगी। पुनीत, चलिए तो देखना होगा कि अब इसका जो फाइनल प्रारूप सामने आता है उसमें किन किन सुझावों पर अमल होता है और जो कटाक्ष जारी हैं इसको लेकर किस तरह से प्रत्युत्तर दिया जाता है, ये भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर से विधानसभा का शीत सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। हालांकि विधायकों की संख्या के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का होगा। ऐसे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा या नहीं होगा, ये तस्वीर 27 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक में साफ होगी। सर्वदलीय बैठक में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर सत्र के स्वरूप का फैसला होगा। बैठक में सीएम शिवराज, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के अलावा सपा बसपा के विधायक शामिल होंगे। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष पद की दौड़ में बीजेपी के 6 विधायक हैं। इसमें विंध्य अंचल के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम सबसे आगे हैं। इसके बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतारमण शर्मा को फिर से मौका मिल सकता है। इन सब के बीच कांग्रेस विधानसभा में उपाध्यक्ष पद की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को मिलना चाहिए। बीजेपी कहती है उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की परंपरा को कांग्रेस ने तोड़ा है। कांग्रेस की ये मांग है कि सत्र पूरा चले और बल्कि 18 घंटे चले और बढ़ सकता है बढ़े, जिससे विधायकों की जो सवाल हैं वो जवाब आ सके और उसके बाद सभी को बुलाया जाए। ये नहीं हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाए, ये बात रखी गई थी। और दूसरा ये है कि अगर उसका चुनाव होता है तो उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को दिया जाना चाहिए, पहले परंपरा रही है। पीसी शर्मा जी किस कैपेसिटी में मांग कर रहे हैं ये पहले स्थापित हो जाए। कमलनाथ जी की सरकार के समय जिस तरह से विपक्ष को उन्होंने उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया, तो परंपरा तो उनने तोड़ी है, हमने कोई परंपरा नहीं तोड़ी। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से प्रारंभ होगा। विधानसभा ने इसकी पूरी तैयारी हो रही है। पहली बार विधायक मोबाइल में एक्सेस लेकर अपने घर से सत्र में भाग ले पाएंगे। कोरोना को देखते हुए इस बार आम सहमति के आधार पर सदन चलेगा। क्रिसमस के बाद होने वाली सर्वदलीय बैठक में इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। विधानसभा की तैयारियों को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जिला प्रशासन और विधानसभा अधिकारियों के साथ बैठक की जायजा लिया। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों के सदन में दोनों तरह से कार्यवाही में भाग लेने का विकल्प तैयार किया है। इस पर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और स्वयं मौजूद होकर दोनों तरह से कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं। पिछली बार विधायकों ने जिला मुख्यालय में बैठकर सदन की कार्यवाही में भाग लिया। अब की बार मोबाइल पर एक्सेस देकर घर से भी इस कार्यवाही का हिस्सा बनने की अनुमति मिल गई है। इसके पहले विधानसभा परिसर स्थित अस्पताल में विधायकों समेत सभी अधिकारियों कर्मचारियों की कोरोना जांच होगी। और उसके आधार पर वो वर्चुअल जुड़ सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल सदन की कार्रवाई में विधायक के लिए ही अलाउ है। दूसरा सदस्य उनके परिजन भी उसमें मतलब देखना या कुछ बोलना वो थोड़ा सा सदन की गरिमा के विपरीत होता है, इसलिए वो विधायक के लिए ही केवल किया है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस 27 दिसंबर को राजधानी भोपाल में एक बड़ा आयोजन करने वाली है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 27 दिसंबर को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सभा होगी। प्रदेश यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ इसमें शामिल होंगे। सभा के बाद हजारों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक किसान स्वाभिमान मार्च निकालेंगे। यूथ कांग्रेस की कोशिश है कि केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के आंदोलन को मध्य प्रदेश के युवा भी समर्थन दें।
मध्य प्रदेश में अभी भले ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, लेकिन इंदौर में चुनाव को लेकर माहौल गर्मा चुका है। कई दावेदारों ने अति उत्साह में चुनावी दफ्तर तक खोल रखे हैं। बीजेपी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में संभावित उम्मीदवारों के साथ विकास कार्यों का भूमि पूजन और जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। इसमें आकाश विजयवर्गीय सबसे आगे हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में 10 दिन में 64 विकास कार्यों का उद्घाटन का लक्ष्य रखा है। दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में अब तक कोई भूमि पूजन नहीं हुआ है। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि उनकी विधानसभा में होने वाले विकास कार्यों के लिए टेंडर पास नहीं किए जा रहे। बीजेपी इन आरोपों को निराधार बता रही है। अभी उसकी डिटेल प्लानिंग चालू नहीं हुई है। मुझे लगता है जब चुनाव की डेट्स आ जाएंगी तब से वो सब एग्जैक्टली वो तब चालू होगा। कि अभी उसकी डिटेल प्लानिंग चालू नहीं हुई है। मुझे लगता है जब चुनाव की डेट्स आ जाएंगी तब से वो सब एग्जैक्टली वो तब चालू होगा। दो नंबर 1 मानने के लिए जो हमारे अधिकारी लोग और कर्मचारी उन्होंने काम करा, परंतु कोई मेयर ने काम नहीं करा। और आज चुनाव आने लग गया, उनको लग रहा है कि चुनाव के अंदर हमारी स्थिति खराब है, तो उन्होंने लाखों टेंडर बुलवा के सिर्फ ओपनिंग करवा रहे हैं। काम कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ओपनिंग करवा के अलग कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 से पहले आयकर छापों के बाद कैश के लेन देन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को दिल्ली बुलाया। चुनाव आयोग इनसे 5 जनवरी को बात करेगा। मुख्य सचिव को पहुंचे पत्र में साफ साफ है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जो रिपोर्ट भेजी गई उसी संबंध में बात होगी। सरकार को बताना होगा कि आगे क्या कार्रवाई करेगी। चिट्ठी के बाद से प्रदेश सरकार में हलचलें बढ़ गई हैं। इस मामले में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा और 3 IPS अधिकारी बी मधु कुमार, संजय माने और सुशोभन बैनर्जी के साथ मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री, विधायक, कांग्रेस के नेताओं, विधायकों के नाम हैं। उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने मुख्य सचिव के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर जानकारी दी। आयोग ने मुख्य सचिव से कहा कि वे पूरी तैयारी के साथ आएं, बताएं कि अब तक क्या हुआ और आगे क्या कार्रवाई होगी, कब तक होगी। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन अपने नए जिला अध्यक्षों को सादगी, शुचिता और ईमानदारी का पाठ 5 स्टार होटल में पढ़ाएगी। बीजेपी ने 2 दिनी अभ्यास वर्ग किया और इसमें शामिल होने वाले जिला अध्यक्षों के लिए भोपाल के पास सीहोर का क्रीसेंट होटल बुक करवाया। सत्ताधारी बीजेपी सभी नए जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने जा रही है। पहले बीजेपी अपने विधायकों को 2013 में जीत के बाद खजुराहो के एक 5 सितारा होटल और पचमढ़ी में महंगे रिजॉर्ट में प्रदेश कार्य समिति की बैठक करा चुकी है। अब की बार ये बैठक 5 स्टार होटल क्रीसेंट में होगी, जहां रुकने और खाने पीने का इंतजाम रहेगा। ये नेता पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मालवा और बुंदेली भोजन का लुत्फ उठा पाएंगे। वाटर पार्क में राइड का इंतजाम तक है। रात में गीत संगीत का अरेंजमेंट किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण वर्ग पर कांग्रेस ने सादगी को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है लगातार सत्ता में रहते हुए बीजेपी नेता लग्जरी लाइफ के आदी हो चुके हैं। जनता के पैसे का इस्तेमाल अपनी मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं। जब हमारे कहीं दूर दूर तक भी 2 अंकों में भी सांसद विधायक आने की संभावना नहीं थी, तब उन मुद्दों पर हम लड़ते थे और आज सरकार में आने पर पूरे कर रहे हैं। तो हम वो लोग हैं, इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और 5 स्टार का एक हिसाब, सामान्य रोटी और रुकने की व्यवस्था कर दे जाए तो उसको 5 स्टार कहेंगे क्या? देखिए, भाजपा जो चने और गुड़ की पार्टी थी वो अब 5 स्टार कल्चर में समाहित हो गई है। 5 स्टार में इनका प्रशिक्षण चल रहा है या इनका सम्मेलन चल रहा है, तो ये देखा जा सकता है कि सत्ता का दुरुपयोग भाजपा के लोग कैसे कर रहे हैं। देश भर में किसानों की हिमायत की बातें चल रही हैं, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 5 किसानों को जेल की हवा खाने को मजबूर होना पड़ा है, वो भी बिजली चोरी के प्रकरण में। 12 साल पुराने प्रकरण में बिना नोटिस और सूचना के 74 साल के बुजुर्ग किसान को पुलिस ने जेल में भेजा। इस तरह का आरोप किसानों का है। इस पर बिजली विभाग ने पहले से प्रकरण दर्ज होने की मजबूरी बताई है। एक तरफ तो देश की राजधानी दिल्ली में किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन में डटे हैं, वहीं दूसरी ओर जरा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की भी तस्वीर देख लीजिए, जिससे अन्नदाता की लाचारी का अंदाजा लग जाएगा। हाथों में हथकड़ी डाले ये लोग कोई शातिर अपराधी नहीं, बल्कि किसान हैं, जिन्हें बिजली चोरी के केस में पुलिस ने गिरफ्तार करने में
बेहद फुर्ती दिखाई। पुलिस कहती है कि किसानों ने चोरी की बिजली जलाई और बिल जमा नहीं किया। वहीं पीड़ितों का कहना है कि पूरा बिल जमा करते आए हैं, फिर उन्हें किस गुनाह की सजा दी जा रही है। इसके बाद भी पीड़ितों ने पैसा जमा करने के लिए 1 घंटे की मोहलत देने की मिन्नतें की, लेकिन पुलिस उन्हें जेल भेजकर ही मानी। सर, हमें खुद जानकारी नहीं का बिल तो हम जमा कर रहे हैं। अभी बिल जमा करने तैयार हैं? हाँ, अभी करने तैयार है। 1 घंटा की मोहलत दे दो, पैसा वापस होगा तो आओ। तो मेरे नाम से नोटिस पुलिस वाले का। कितना बिल था? बोल सर 31,000 मामा जी के नाम का। 31,000। तो क्या हुआ, आज आपको कहाँ भेजा जा रहा है? जेल भेजा जा रहा है। तो मैंने नोटिस मिला था बिजली विभाग से? नहीं मिला कभी? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस। वैसे तो पुलिस संगीन से संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को भी पकड़ने में इतनी तेजी नहीं दिखाती, लेकिन 2012 के एक प्रकरण में पुलिस ने 3 किसानों को 2000 की बिजली चोरी के लिए 3 दिन की जेल करा दी। 74 साल के राम प्रसाद कौरव को भी उम्र के इस पड़ाव में जेल की हवा खानी पड़ी। हैरानी यह है कि बुजुर्ग किसान पर जुर्माना कब लगा उसे पता ही नहीं। राम प्रसाद का 44,000 रुपए का बिल बकाया था जो जमा कर दिया गया था। इसके बाद 2000 के बिजली चोरी के केस में कोर्ट के वारंट पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 दिन बाद पैसा जमा करने और बिजली विभाग की NOC के बाद बुजुर्ग की रिहाई हो पाई। वहीं 2 सगे भाइयों को भी ऐसे ही मामले में जेल की रोटी खानी पड़ी। इनका 28,000 का बिजली चोरी का मामला था। पीड़ितों की माने तो एक भाई के नाम पर घर तो दूसरे के नाम पर खेत का कनेक्शन है, लेकिन कार्रवाई संयुक्त प्रकरण बनाकर की गई। डेट जा रहा है हर महीना, तो बाकी वो मोरा कहूँ बुझने मोबाइल में कर इतने पैसा आज की तारीख में जमा करे। सब ने 40 के 45,000 के जिन्हें कछु न कही भैया उनको जीप पर बैठा के ले गए। लेकिन प्रकरण दोनों के नाम से उन्होंने संयुक्त बनाया। अभी मालूम नहीं, घर का बनाते तो मेरे नाम से होता, खेत का बनाते तो छोटे भाई के नाम से होता। एक ही प्रकरण क्रमांक में दोनों को जेल में डाला। इस मामले में पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों की दलील भी सुन लीजिए। अब ये प्रकरण संभावित रूप से 2013 के थे, क्योंकि उसमें जो केस नंबर दर्ज है वो 2013 का है और यह केस विद्युत विभाग के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं कोर्ट में। वारंट की तामीली भर पुलिस के द्वारा की गई है। इनका 2013 में शायद प्रकरण बना था, जिन पर 13,700 रुपये का बिल बाकी था। धारा 138 के तहत प्रकरण बनाया गया था और जब भुगतान नहीं हुआ तो प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया था। तो आज से न्यायाधीश जज साहब ने उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे पूर्व में, तो जमा होने पर उनको जेल भेज दिया। कृषि कानूनों के विरोध के बीच हर कोई किसानों का हमदर्द बन रहा है। किसानों का हितैषी बनने की होड़ लगी है, लेकिन इस दर्द का साथी कौन, जिसमें जुर्माना जमा करने के बाद भी किसान जेल की हवा खाने को मजबूर है। पंकज गुप्ता, IBC 24, नरसिंहपुर। राजधानी भोपाल में बाइक्स के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। भोपाल के वरेण्यम मोटर्स पर हीरो की बाइक्स और स्कूटर पर शानदार ऑफर्स चल रहे हैं। वरेण्यम मोटर्स ने अपने कस्टमर्स के लिए बाइक, स्कूटर, प्रीमियम बाइक्स पर बेहतरीन ऑफर और लॉयल्टी बोनस निकाला है। वरेण्यम मोटर्स के मालिक विशाल जौहरी ने बताया कि अभी ईयर एंडिंग जारी है और ऐसे में हमारा शोरूम लोगों को स्कूटर और बाइक पर 2,100 रुपये का ऑफर और लॉयल्टी बोनस दे रहा है। साथ ही हीरो की प्रीमियम बाइक पर 4,000 का ऑफर और लॉयल्टी बोनस के साथ साथ बहुत सारे और ऑफर्स हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के समय लोग ज़्यादा व्हीकल खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोग पब्लिक व्हीकल शेयर करना नहीं चाहते और इस बार लॉकडाउन होने के कारण गर्मियों की शादियां टल गईं। इस वजह से लोग ईयर एंडिंग के समय ज़्यादा व्हीकल खरीद रहे हैं। SF डीलक्स से लेके प्रीमियम बाइक जो 160R तक है, सभी पे अलग अलग ऑफर दिए गए हैं। तो जो डीलक्स है उस पर 1,500 रुपये का एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस है, और जो ग्लैमर हमारी एक 125cc की गाड़ी है उसके ऊपर कंपनी ने हमको 2,100 रुपये का कैश डिस्काउंट दिया है। और जो सबसे प्रीमियम बाइक है हमारी 160R, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो कि 160cc की है, उसके ऊपर भी 2,100 रुपये का कंपनी ने एक्सचेंज ऑफर और लॉयल्टी, इन दोनों में से कोई एक बेनिफिट दिया गया है। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि बाद में सभी नेताओं को छोड़ दिया गया।
कांग्रेसी नेता राष्ट्रपति के पास 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपने गए। इसमें 3 को ही राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिल पाई। राष्ट्रपति भवन जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी और सिर्फ 2 अन्य नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की अनुमति मिल पाई। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनको ज्ञापन सौंपा। इसके बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति से हमने कहा इन कानूनों से किसानों को नुकसान हो रहा है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि किसान हटेगा नहीं, झुकेगा नहीं जब तक कानून वापस नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। पीएम ने कहा, विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।